हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड पीवाईक्यू सीरीज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो साथियों आरपीएससी सेकंड ग्रेड परिधि परीक्षाओं में आए हुए हैं उन पर हम डील कर रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पर एक पेपर सोल्व कर लिया है, जिसका हमने एक वीडियो यहाँ पर पब्लिश कर दिया है। साथियों, ये 2011-12 का पेपर है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसमें हमने 1 से लेकर 20 प्रश्न संख्या बता दी थी। हम आपको बता दें, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को अगर शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लें। और हम आज शुरू कर रहे हैं उससे आगे की प्रश्न संख्या 21 से लेकर 50 तक का आज का अपना पूरा वीडियो रहेगा, जिसमें पूरे 21 से लेकर 50 प्रश्न हो जाएंगे। तो साथियों, बात कर रहे हैं हम पहला, आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न आ रहा है, 21वें नंबर का प्रश्न है। आप सभी को इसका आंसर भी देना है और उत्तर मैं भी बताऊंगा। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है हरे नारियल का दूध या पानी है। ये कहीं भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें, सेकेंड ग्रेड की बात करें साथियों, तो इन भर्ती परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतना ही नहीं साथियों, ये जो प्रश्न है वो पीएमटी या फिर नीट जिसे अब जाना जाता है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, इस प्रश्न को देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए था। हरे नारियल का दूध या पानी है। तो साथियों, पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तरल न्यूसेलस। अगला ऑप्शन मादा इक्मोत्बित का तरल पदार्थ, तरल एंडोस्पर्म, तरल चलेजा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, ये अब बड़ा यहाँ पर यही तो मेन प्रश्न है। तो सही आंसर इसका होगा साथियों तरल एंडोस्पर्म, यानी कि इसका सही आंसर क्या चला जाएगा, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तरल एंडोस्पर्म यानी कि जो नारियल का जो एंडोस्पर्म वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो साथियों, सही आंसर इसका आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के निम्नीकरण में बनने वाला, साथियों मैं आपको बता दूं, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित ये प्रश्न है। ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के निम्नीकरण से बनने वाला पदार्थ जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब चक्र से जोड़ता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब साइकिल को जोड़ने वाले पदार्थ के बारे में यहां इन्होंने सीधा सीधा पूछा है। तो इन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया है लिंक रिएक्शन से, साथ में प्रश्न आ गया है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब साइकिल को लिंक करने वाला कौन सा पदार्थ है। तो साथियों, पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को तो होगा नहीं, क्योंकि पायरुविक एसिड हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। मेलिक एसिड से कोई लेना देना होता नहीं है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, अरे भाई लिंक रिएक्शन में तो यही काम आता है, एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कि सही आंसर आंसर नंबर 2। तो इसका आंसर नंबर 2 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, आपने देखा होगा अगला जो प्रश्न है साथियों वो है यहाँ पर 23 प्रश्न संख्या, प्रकाश फास्फोराइलेशन की क्रियाविधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। साथियों, मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न वैसे तो आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, परंतु ऑप्शन आप देख रहे हैं केल्विन, पिस्टले, वॉरबर्ग। बाकी मेरे अनुसार इसका आंसर जाएगा साथियों आर्नन, यानी कि आर्नन जो है साथियों वो इसका आंसर होना चाहिए, जबकि यहां पर लिखा हुआ है आनेनी, जबकि सही क्या होना चाहिए, आर्नन। तो ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011-12 में पूछा गया था, लेकिन ये प्रश्न वहां पर डिलीट कर दिया गया था। ये मुझे नहीं पता कैसे डिलीट किया, परंतु इसका सही आंसर क्या जाना चाहिए था, वो था आर्नन। तो साथियों, आप देख रहे हैं आरपीएससी पीवाई की सीरीज, जो कि सेकंड ग्रेड के लिए हम पहली बार यूट्यूब पर किसी चैनल ने चालू की है। तो साथियों, इस सीरीज को आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये पीवाईक्यू सीरीज होने वाली है। तो साथियों, ये पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तैयारी में कारगर सिद्ध होती है। तने का दीर्घीकरण किस पादप हार्मोन से प्रेरित होता है। तने का दीर्घीकरण यानी कि तने के इलोंगेशन से संबंधित यह आपका प्रश्न है। तने का इलोंगेशन साथियों किस हार्मोन से प्रेरित होता है। तो आपको ध्यान है, यहाँ पर हार्मोन जो है वो आपको ऑप्शन में दिखने को मिलेंगे। जो दीर्घीकरण जो वाली समस्या है वो भी सिर्फ स्टेम की, वो किससे दूर होती है। तो साथियों, बात करें यहाँ पर एब्सिसिक एसिड की, एब्सिसिक एसिड यहाँ पर एबीए होता है, जिब्बेरेलिन है, कोल्सिसिन है और इथाइलिन द्वारा। तो साथ इसका सही आंसर क्या होगा, यह अपना मेन प्रश्न है। एब्सिसिक एसिड एबीए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है। कोल्सिसिन भी नहीं होगा। तो इथाइलिन को तो आप जानते हैं गैसीय हार्मोन है। और तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर साथियों इसका उत्तर जाएगा उत्तर नंबर 2। सही आंसर इसका हो जाएगा अपना जिब्बेरेलिन। जिब्बेरेलिन का काम क्या है, तने का दीर्घीकरण। इस बात को आप अच्छे से पॉइंट आउट करते हुए, याद करते हुए आगे बढ़ना। अगला प्रश्न साथियों आपका गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही वायरल प्रश्न है, कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा है। रुधिर होता है एक,
रुधिर क्या होता है? ऑप्शन है तरल मैट्रिक्स, तरल संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, तरल कंकाली उत्तक। अरे भाई साहब बहुत ही ज्यादा चर्चित लाइन है, तरल संयोजी उत्तक, यानी कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, मनुष्य के वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो भाई साहब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होनी चाहिए? यूरेटर नहीं होगी, नेफ्रिडिया नहीं होना चाहिए, वृक्क नलिका नेफ्रॉन, और अगला ऑप्शन है सिका कोशिका फ्लेम सेल। तो साथियों इसका सही आंसर तो यहाँ पर आपको सबको पता है क्या होगा। तो साथियों जल्दी से आपने कमेंट करके बता दिया, सही आंसर इसका होगा साथियों वो होगा यहाँ पर नेफ्रॉन। परंतु मैं आपको बता दूं इसमें अगर ऑप्शन में देना चाहिए था तो वो एक न्यूरॉन भी इनको ऑप्शन में डालना चाहिए था, जिससे थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो। उसके अलावा अगला जो प्रश्न है साथियों वो है अमीबा। अमीबा की खाद्य रिक्तिका के में माध्यम होता है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं भर्ती परीक्षाओं में और पीएमटी वाली जो नीट वाली परीक्षा उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। बीएचयू के एग्जाम में भी एक बार, एंट्रेंस एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है। अमीबा की खाद्य रिक्तिका में माध्यम होता है। बड़े ही आसानी से और सावधानी से आपको ये प्रश्न सोल्व करना है। ऑप्शन है हमेशा सारिय, हमेशा अम्लीय, उदासीन, पहले अम्लीय फिर सारिय। तो साथ इसका सही आंसर जो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो जाएगा पहले अम्लीय फिर क्षारीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों आ गया है आपके पास, पिता जो है उसका साथियों रुधिर वर्ग क्या है? ए ब्लड, माता का ब्लड ग्रुप क्या है साथियों? बी है। तो संतानें कौन कौन से ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग की हो सकती है? तो साथियों थोड़ा आसानी से समझते हैं, यानी कि पिता का ए और माता का बी दोनों के बीच में क्रॉस होता है, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप की संतान यहाँ पर पॉसिबल है? तो बात की जाए साथ यहाँ पर ए से कौन कौन सी बन सकती है? अरे भाई साहब ए से ए बी वाली भी बन सकती है, ए वाली भी बन सकती है, ओ वाली भी बन सकती है, और ये सारे ऑप्शन किस में देखने को मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2। तो सही आंसर 28वें का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें सभी यहां पर आ जाएगी। तो साथियों ये तो थी 28वें प्रश्न की बात। अब चलते हैं हम 29वें प्रश्न पर। 29वें प्रश्न जो है साथियों वो है पुष्प सूत्र से संबंधित। आपको यहाँ पर एक पुष्प सूत्र दे रखा है और पूछ रखा है कि ये किस कुल का है। तो साथियों आपने ये पुष्प क्रम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किस क्रम का है? साथियों ये जो है साथियों ये अपनी जो सीरीज है वो 21 से 50 तक प्रश्नों की आज की रहने वाली है। और साथियों ये जो पुष्प क्रम है ये किसका होना चाहिए? ये मालवेसी का है, कंपोजिटी का है, सोलेनेसी का है, लेग्यूमिनोसी का है। तो साथियों ये जो पुष्प क्रम है वो यहाँ पर सीधा सीधा जाएगा कंपोजिटी कुल का होना चाहिए था, लेकिन आरपीएससी ने यह प्रश्न डिलीट कर दिया था। अब ये प्रश्न डिलीट क्यों किया इसका स्पष्टीकरण भी मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि ये जो पुष्प सूत्र आप देख रहे हैं ये होने में तो कंपोजिटी कुल का ही है, लेकिन ये जो जी वाली जो पोजीशन है साथियों ये यहाँ पर गलत दे रखी है। यहाँ पर नीचे जो इन्होंने डंडा लगा रखा है वो नीचे न होकर ये ऊपर होना चाहिए था, यानी कि जी की जो साथियों जो संरचना है वो नीचे न होते हुए ऊपर की तरफ होती, तो ये पूरा का पूरा आंसर अपना हो जाता आंसर नंबर 3। यानी कि इस प्रकार जी जो मैंने बनाया साथियों इस प्रकार यहाँ पर होना चाहिए था। तो साथियों ये पुष्प सूत्र जो है इसका सही आंसर वैसे तो 3 होना चाहिए था, पर आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। तो साथियों ये तो एक प्रश्न आरपीएससी का है कि आरपीएससी ने उसको डिलीट क्यों किया, ये उनका स्पष्टीकरण है था जो मैंने आपको दे दिया है। लेकिन साथियों आप ध्यान रखना अगली बार भी पुष्प सूत्र से अगर कोई प्रश्न बनता है तो बड़ी ही सावधानी के साथ अपन को सोल्व करना है। फिलहाल तो इसका आंसर कंपोजिटी होना चाहिए, अपने इसको थोड़ा संशोधित कर लिया है। अब साथियों मैं आपको बता दूं आप जो ये पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हैं उसका अब ये 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 30वां प्रश्न जो है साथियों वो है 25 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स 25 प्राथमिक ओसाइट से क्रमशः बनते हैं। तो साथियों ऐसा प्रश्न अपने पहले भी सोल्व किया था। इस प्रश्न में मैं आपको बता दूं 25 प्राथमिक ओसाइट जो होते हैं साथियों यहाँ पर एक का निर्माण करते हैं, यानी कि अंडाणु बनाते हैं, और स्पर्मेटोसाइट जो है साथियों शुक्राणु बनाते हैं। तो 25 प्राथमिक ओसाइट से जो है साथियों यहाँ पर 25 एग ही बनेंगे, यानी कि एक प्राइमरी ओसाइट जो है साथियों वो यहाँ पर एक बनाता है। तो 25 प्राइमरी ओसाइट 25 बनाएंगे, तो फिर 25 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कितना बनाता है भाई साहब? एक प्राइमरी ओसाइट बनाता है 4, तो 25 बना देंगे 100। तो आंसर क्या होना चाहिए? अरे आंसर तो चौथा है जिसमें 100 तो शुक्राणु 25 अंडाणु, तो आंसर नंबर 4 यहां पर हो जाएगा। ऊपर के तीनों आंसर में से एक भी यहां पर मैच नहीं हो रहा है। तो साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र किसने प्रतिपादित किया?
तो साथियों पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो किसने दिया? साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और चर्चित है, कई बार पूछा गया है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर एल्टन ने क्या दिया, ओडम ने क्या दिया, ये आपको देखना है, लेकिन इसका तो सही आंसर टेंसली हो जाएगा। बाकी ये जो एल्टन और ओडम है ये भी दोनों चर्चित नाम है। ओडम ने क्या दिया था और एल्टन ने क्या दिया था, तो यहाँ पर एक का तो मैं बता दूंगा। एल्टन ने साथियों यहाँ पर एल्टन ने दिया था ऊर्जा तंत्र, यानी कि ऊर्जा के जो पिरामिड थे साथियों वो यहाँ पर एल्टन ने दिए थे। तो ओडम ने क्या दिया था वो आप कमेंट करके जरूर बॉक्स में लिखें और इसका सही आंसर टेंसली हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने आया, शरीर में भूख तथा प्यास के केंद्र कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 है। मेडुला में नहीं मिलेगा, अनुमस्तिष्क में नहीं मिलेगा, प्रमस्तिष्क में नहीं मिलेगा। तो फिर अगला आंसर क्या है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस भूख और प्यास का केंद्र है, यह आप बचपन से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन थी। सीधा प्रश्न उठा लिया है। एस्केरिस की संक्रामक अवस्था होती है। आपके सामने अगला प्रश्न है। एस्केरिस साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जहां से प्रश्न नॉन कोर डेटा से आता है। आपको ध्यान होगा एस्केरिस का मेल पार्ट जो है साथियों फीमेल पार्ट से हमेशा छोटा होता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। लेकिन यहां पर इन्होंने पूछ लिया है कि एस्केरिस की संक्रामक अवस्था क्या होगी। तो ऑप्शन आपके सामने 4 है। निषेचित अंडा, अनिश्चित अंडा। साथियों ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। वयस्क जो अडल्ट है वो भी यहाँ पर संक्रामक अवस्था एस्केरिस की नहीं होती है। तो साथियों इसकी सही आंसर हो जाएगा द्वितीय जुवेनाइल लार्वा, यानी कि सेकेंडरी जुवेनाइल लार्वा जो होता है वो यहाँ पर संक्रामक अवस्था एस्केरिस में मिलती है। अब साथियों अगला जो प्रश्न है 34 वो है, मेंढक का पूर्ण विकसित लार्वा श्वसन करता है, किसके द्वारा श्वसन करता है? क्लोम के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, पुष्प के द्वारा। तो साथियों आरपीएससी ने यह प्रश्न कर दिया था भाई डिलीट, क्योंकि चारों ऑप्शन यहां पर मिल नहीं पा रहे। तो आरपीएससी ने, मुझे नहीं पता यह प्रश्न किस प्रकार डिलीट किया था, लेकिन अब आरपीएससी ने डिलीट कर दिया तो अब आप और मैं भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साथियों ये तो थी एक खबर जो हमने आपको दी। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न था वो है यहाँ पर विषम बीजाणु टेरिडोफाइट वाला होता है, यानी कि टेरिडोफाइट का यहाँ पर प्रश्न आ गया है। हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में टेरिडोफाइट के हैं। टेरिडोफाइट का है लाइकोपोडियम, ओफियोग्लोसम, एडियंटम और आइसोइटिस। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसको सही आंसर तो जाएगा साथियों आइसोइटिस। और अब ये जो 3 ऑप्शन बचे ये भी साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम टेरिडोफाइट जो है एक बहुत बड़ा वर्ग है साथियों, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। टेरिडोफाइट क्या है उसकी एक प्राथमिक जानकारी ले लेंगे, जिससे आपका अगर कोई प्रश्न बनता है टेरिडोफाइट से तो साथियों वो भी कोई मेजर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं टेरिडोफाइट जो शब्द साथियों हेकल ने दिया, इसके अध्ययन को टेरिडोलॉजी कहते हैं। पादप जगत का रेप्टाइल्स टेरिडोफाइट्स को जाना जाता है। तो साथियों टेरिडोफाइटा के बारे में ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा प्रथम संवहनीय पादप जो है साथियों टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स को संवहनीय क्रिप्टोगेम्स कहते हैं क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किसे कहते हैं? टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। संवहन तक मिलेगा। सब तुलना में ब्रायोफाइटा की तुलना में अनुकूलित पादप थे, जड़ें इनमें मिलेगी। तो टेरिडोफाइटों का जो साथियों पादप शरीर है जड़ तना पत्तियों में विभेदित होगा। पूर्णतया सफल स्थलीय पादप नहीं है, फिर भी निषेचन के लिए क्योंकि जल की आवश्यकता होती है। इनकी जो प्राइमरी रूट है साथियों बाद में यहाँ पर अपस्थानिक रूट में बदल जाती है। पत्तियों के आधार पर टेरिडोफाइट 2 टाइप के हैं, गुरुपर्णी, लघुपर्णी, यानी माइक्रोफिलस और माइक्रोफिलस। तो साथियों बड़े ही अच्छे नाम है। सिलेजिनेला इसका उदाहरण है। लघुपर्णी की विशेषता होती है तना बड़ा, पत्तियां छोटी। अच्छे से याद रखना साथियों, मैक्रोफिलस यानी कि गुरुपर्णी की विशेषता होगी पत्तियां बड़ी, तना छोटा। और आंसर हो जाएंगे फंस, यानी कि सॉरी एग्जाम्पल हो जाएंगे फंस। इसी के साथियों टेरिडोफाइटा का जो स्पोर्स का अंकुरण है वो एक्सोस्पोरिक होता है। और बात करें साथियों यहाँ पर टेरिडोफाइटा के प्रोतेलस मृतोपजीवी है और यहाँ पर राइजोइड्स में मिलते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है यहाँ पर टेरिडोफाइटा में लैंगिक जनन वाला, यानी कि टेरिडोफाइटा में लैंगिक जनन जो है साथियों ऊगेमस टाइप का होता है। इसका लाइफ साइकिल जो है साथियों जीवन चक्र डिप्लोहेप्लोन्टिक प्रकार का होता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र का अद्वितीय लक्षण है स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण, यानी कि स्पोरोफाइट व गेमिटोफाइट दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों में पीढ़ी एकांतरण मिलती है। और 4 क्लासेस में टेरिडोफाइटा को बांटा गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा। तो साथियों ये एक महत्वपूर्ण बात है। साइलोप्सिडा सबसे प्राचीन संवहनीय पादप है।
जो कि इस क्लास में रखा गया है। तो साथ में आपको ले चलता हूं का 36वां अपनी ही प्रश्न आपकी पीवाई स्क्रीन की पर सीरीज आ चुका है। जहां पर कवच आए में हैं संचित भोज्य पदार्थ है, यानी कि स्टोर फूड के बारे में यहाँ पर पूछा है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सेलुलोज, 4 ऑप्शन दिए हैं। स्टार्च आपको पता है नहीं होगा, ग्लूकोज होता ही नहीं है, सेलुलोज प्लांट्स में मिलता है, तो सही आंसर इसका चला जाएगा ग्लाइकोजन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान है लेकिन कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की बात करें, 37वें नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया साथियों, ओपियम के किस एल्केलॉइड से हीरोइन का संश्लेषण होता है, यानी कि हीरोइन के निर्माण, हीरोइन के संश्लेषण के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास नॉर्सिन। और आपको मैं बता दूं, ओपियम जो है, ओपियम पॉपी किसे कहते हैं? ओपियम पॉपी साथियों बोटनिकल नेम है यहाँ पर अफीम का। तो ओपियम 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 के एल्केलॉइड जो है हीरोइन साथियों, उसका संश्लेषण पेपरनीन से नहीं होता है, मोरफिन से होता है। बड़ा ही फेमस नाम है मोरफिन, मोरफिन से बनती है अपनी हीरोइन। अब अगला प्रश्न आ गया है, चिलगोजा है, 38वें नंबर का प्रश्न है। पाइनस में चिलगोजा मिलता है, लेकिन भाई पाइनस का क्या है? पाइनस का बीज है, पाइनस का फल है, पाइनस का मादा शंकु है या नर शंकु है? तो साथियों ये बड़े ही कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन है, सब में पाइनस दे रखा है, अंतर कर दिया तो बीज और फल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीज, पाइनस का बीज इसका राइट आंसर। 38 का ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों ये तो थी जिम्नोस्पर्म का, आपको ध्यान है पाइनस एग्जाम्पल है। अब अगला जो प्रश्न है वो है साथियों 39 नंबर का, रंध्रों स्टोमेटा का शीघ्रता से बंद हो जाना किसके द्वारा होता है? यानी कि रंध्रों का बंद हो जाना से, बंद होने से यहाँ पर प्रश्न बनकर आया है। ऑक्सीन जो है साथियों वो यहाँ पर वृद्धि वृद्धि बढ़ाने वाला हार्मोन है, जिब्बेरेलिन भी वृद्धि बढ़ाने वाला हार्मोन है, तो यहाँ पर साइटोकाइनिन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा? ए बी ए एब्सिसिक अम्ल, यानी कि एब्सिसिक अम्ल जो है साथियों वो किस पर काम करता है? रंध्रों को स्टोमेटा पर। जिब्बेरेलिन का हमने आपको बताया था, तनों का इलोंगेशन यानी कि दीर्घीकरण में काम करता है। अगला प्रश्न साथियों 40वें नंबर का है, C3 पादपों में CO2 का प्रथम ग्राही पदार्थ क्या होता है? यानी कि CO2 का प्रथम ग्राही जो पदार्थ है साथियों C3 पादपों में, वो यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, पास्फोग्लिसरिक अम्ल जो कि नहीं होगा, ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट जो कि नहीं होगा, 3 पास्फोग्लिसरेट नहीं होगा। तो भाई साहब C3 यानी कि C3 जो साइकिल है उसमें आपको पता है सबसे पहले आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, जो कि 5 मेंबर कार्बन रिंग वाला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40वें का ऑप्शन नंबर 1। आप इसके पहले अब हम चलते हैं अगले जो प्रश्न है साथियों, वो है 41 जो प्रश्न है वो है, स्थलीय रात्रिचर और बिलचारी प्राणी हैं। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं साथियों, निरीज, केचुआ, बेलेनोग्लोसस, जोंक। आपको ध्यान है, इसका सही आंसर चला जाएगा किसान मित्र के नाम से जाने वाला अर्थवर्म केचुआ। यानी कि केचुआ जो है साथियों स्थल पर भी रहता है, रात्रि में भी चलता है, बिल भी बनाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। अब अगला जो प्रश्न है साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेंढक जो है साथियों यानी कि फ्रॉग जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में रखा गया है। सेंट्रम एम्पिसिलस किस कशेरुका पर बनता है? यानी कि मेंढक की कौन सी कशेरुका है, वर्टिब्री है, जो कि सेंट्रम एम्पिसिलस बनाती है। ऑप्शन आपके सामने आ गया 8, 9, 10 और दूसरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं, क्योंकि फैक्चुअल ये प्रश्न था, आपको सीधा याद करना पड़ेगा। सेंट्रम एम्पिसिलस 8वीं ही वर्टिब्री पर बनता है। उसके अलावा साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा कई अधिक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, बीटी टॉक्सिन होता है, यानी कि बेसिलस थुरेंजेसिस से बना हुआ ये जो टॉक्सिन है साथियों, ये क्या होता है? टेनिन है, क्राइप्रोटीन है, अम्ल है, वसा है, क्या है ये भाई? तो इसका सही आंसर तो आपको सबको आता होगा, क्राइप्रोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान है बीटी कपास बहुत चर्चित रहा है भारत में जो है साथियों, बीटी कपास बहुत चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न 44वां है, निम्नलिखित में से द्विपोषी डाइजेनेटिक जीवन चक्री प्रोटोजोआ जंतु कौन है? मतलब प्रोटोजोआ के 4 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, उनमें से आपको द्विपोषी चुनना है। द्विपोषी साथी वो होता है जिसका जीवन चक्र जो है साथियों, लाइफ साइकिल जो है वो दो परजीवियों पर निर्भर होती है। अमीबा मोनोसिस्टेसिस के एग्जाम्पल नहीं है। प्लाज्मोडियम जिससे होता है मलेरिया, वो यहाँ पर इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, क्योंकि मलेरिया का साथियों आपको पता है दो परपोषियों पर मलेरिया यहाँ पर निर्भर करता है, यानी कि प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल व्यतीत करता है। अगला प्रश्न साथ में आ गया यहाँ पर, डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थान क्या है? डार्क रिएक्शन से संबंधित ये साथियों प्रश्न है।
उसमें 4 ऑप्शन आपको मैं बता दूं, क्लोरोप्लास्ट से संबंधित 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि पावर हाउस होता है, वो तो होगा नहीं। अब क्लोरोप्लास्ट में आपको देखना है स्ट्रोमा, कला या फिर ग्रेना क्या होगा। तो साथियों डार्क रिएक्शन जो होती है वो मिलती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में, यानी कि पहला आंसर यहां पर 45वें प्रश्न का चला जाता है। अब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने बनाई है। कौन सा वाक्य एंजाइम के लिए सही नहीं है? प्रोटीन के बने होते हैं, बिल्कुल साहब। जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, बिल्कुल साहब। विशिष्ट जीन से बनते हैं, यह भी सही है। अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं, भाई साहब ये तो सरासर गलत है। आपको ध्यान है एंजाइम जो है अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होते हैं। कोई सी भी अभिक्रिया होगी तो साथियों आप देखते हैं ऑप्शन के तहत, जैसे ए और बी दोनों मिलकर अगर एंजाइम की उपस्थिति में सी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो साथियों ये जो एंजाइम है ये इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभिक्रिया को भेजने में मदद करेगा, परंतु ई जो है फिर उसके बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, वो अभिक्रिया में इन्वॉल्व नहीं रहता है। अगला प्रश्न आ गया है साथियों 47वें नंबर का। सरीसृपों तथा पक्षियों के मध्य की योजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक क्या है? आर्क्योप्टेरिस, हेस्पेरोनिस, आर्क्योनिस, शुतुरमुर्ग। तो साथियों इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है आर्क्योप्टेरिस, यानी कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है आर्क्योप्टेरिस। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। आसान प्रश्न 2011-12 में पूछे गए हैं। पीवाई की सीरीज ये आपकी चल रही है, सभी धीरे धीरे अपन सभी प्रश्नों का यहाँ पर समाधान करेंगे। आप चैनल के साथ जरूर बने रहिए। अगला प्रश्न 48वें नंबर का साथियों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एमआरएनए से सीडीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? यानी कि एमआरएनए से सीडीएनए बनने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है? उत्प्रेरण। अरे भाई उत्प्रेरण तो एक पार्टी अलग है, प्रकटीकरण अलग होता है, ट्रांसलेशन अलग होता है। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो साथियों वर्ड है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि प्रतिलोमी अनुलेखन इसका सही आंसर चला जाएगा, जो कि एमआरएनए से डीएनए बनाने में काम आता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है साथियों, कवक जिससे साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी कि 4 कवकों के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अपन को वो कवक चुनना है जिससे साइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन राइजोपस जो कि नहीं होता है, पक्सिनिया नहीं होगा भाई, फाइटोप्टेरा आलू में रोग पैदा करता है, पचेती अंगमारी, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर सही आंसर क्या जाएगा? तो अब एक ही बचता है एस्परजिलस नाइजर, इससे होता है, इससे उत्पन्न होता है यहाँ पर साइट्रिक अम्ल। तो साथियों ये 49वां प्रश्न था। अब इस सीरीज का आज की इस वीडियो में इस सीरीज का अंतिम जो प्रश्न है 50वें नंबर का, वो है ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ब्रायोफाइटा जो है किस प्रकार का प्लांट है, यानी कि इसका मेन प्लांट क्या होता है। तो मेन प्लांट जो साथियों ये होता है वो होता है गेमेटोफाइट। तो फिर बीजाणुद्भिद अवस्था हो जाएगी साथियों, यहाँ पर वो यहाँ पर निर्भर अवस्था हो जाएगी, यानी कि वो आश्रित अवस्था हो जाएगी, निराश्रित नहीं आश्रित हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पर मेन प्लांट जो है वो है यहाँ पर गेमेटोफाइट, और अल्पकाल के लिए आश्रित होगी। तो अल्पकाल 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो आश्रित और अल्पकालिक वाला ऑप्शन में यहाँ पर अपन को चुनना है। तो साथियों ब्रायोफाइटा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए इसका ऑप्शन का आंसर जो है साथियों वो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर 2। नीचे की जो दोनों है वो उनमें निराश्रित दे रखा है, इसलिए वो दोनों कैंसिल कर दिए। ऊपर में आश्रित था लेकिन दीर्घकाल था, लेकिन एक अल्पकाल की ओर अपन चलेंगे, यानी कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही यहाँ पर बीजाणुद्भिद जो है गेमेटोफाइट पर निर्भर करता है। तो आंसर नंबर 50वें का 2 हो जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धीरे धीरे अपन सभी प्रश्न पत्रों का समाधान करेंगे। तो साथियों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला जो प्रश्न है साथियों वो केमिस्ट्री का आ गया है। तो साथियों मैंने आपको पहले भी बताया है, यह आज का अपना वीडियो था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पीवाईक्यू सीरीज पूरे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ हमने प्रारंभ की है, अतः आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने सभी साथियों को बताएं कि इस प्रकार की एक सीरीज है जो यूट्यूब पर सिर्फ एक ही चैनल के द्वारा चलाई जा रही है। तो साथियों ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। अतः साथियों मेरा आपसे एक ही निवेदन है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।